हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एचएसएससी सीईटी मेंस एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के एक बार फिर से जो हमारी सीरीज चली हुई है हिस्ट्री के क्वेश्चंस की, उसकी एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ। एक तरीके से प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपका ये रहेगा। हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी के एग्ज़ाम तक आपके पूछे गए हैं दोस्तों, वे आपके सीईटी मेंस एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ये आपके ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन। राइट आंसर दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नागसेन। मिलिंद पन्नो में ये एक बुक है दोस्तों, मिलिंद पन्नो। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिलिंद, जिसको नाम दिया गया मिनांडर, और बौद्ध भिक्षु जो है नागसेन, इनके बीच में संवाद है। यह पाली भाषा में लिखा गया जो है एक ग्रंथ है, यानी बुक थी जो मिलिंद पन्नो। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ये आपके चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका है ऑप्शन डी, मास्की एवं गुजरा। जो मास्की गुजरा का भी लेखा मैंने कल भी बताया था, अशोक का नाम अशोक यानी व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक के भी लेखों में उसका व्यक्तिगत नाम उल्लेख मास्की गुजरा, नेतुर और उड्डेगोलम से मिलता। तो मास्की गुजरा, नेतुर और उड्डेगोलम से उसका नाम अशोक मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी अशोक का नाम उल्लेखित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से इसको जानते थे। तो आपके ऑप्शन सामने हैं। आपके राइट आंसर रहेगा पदापणी, जो पद्मपाणि दोस्तों। तो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व जो बौद्धों की करुणा के साकार के रूप में थे, ये महायान शाखा, क्योंकि दोस्तों जैन धर्म दो भागों में था, महायान और हीनयान। महायान शाखा के अत्यंत पूजनीय बोधिसत्वों में से एक थे। संस्कृत में अगर बात करते हैं, अवलोकितेश्वर पद्मपाणि कमल को धारण किए हुए, जो पद्मपाणि है दोस्तों, ये है कमल को धारण किए हुए। पद्म क्योंकि कमल का पर्यायवाची और पाणी आपका दिखाई दे रहा है, अथवा लोकेश्वर यानी विश्व का स्वामी के रूप में इंगित किया गया है। उसके बाद मैं आगे जिक्र करता हूँ अगले क्वेश्चन का। गुप्त शासकों द्वारा जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे, वे चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए, रूप्यक या रुपयक का दोस्तों। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रुपयक कहलाते थे। ये 32.36 ग्रेन के थे। गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने, जो गुप्त शासक दोस्तों, उनमें सबसे पहले चंद्रगुप्त ने जो ना चांदी के सिक्के चलाए थे। अगर बात करता हूँ मैं, दिनार सोने के थी और करसापर्ण जो चांदी और तांबे के थे। इनमें गुप्तपुरु तथा पर्ण जो तांबे का सिक्का था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, यानी व्यापार का केंद्र था। एक तरीके से बात करें, आपके चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर रहेगा मणिग्राम। मणिग्राम जो दोस्तों पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारत व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी। उसके बाद बात करता हूँ, यूनानी, कुषाण एवं शकों ने कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म अपनाया। ये क्यों अपनाया दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। यानी जाति प्रथा पर कहीं ना कहीं उनका जोर रहा, तो हिंदू धर्म की ओर ना आकर वे जैन धर्म, माफ कीजिएगा, बौद्ध धर्म दोस्तों उन्होंने अपनाया। यूनानी, कुषाण एवं शक शासकों ने कई जो है ना हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि वे जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। यानी जाति प्रथा को ज्ञान में न रखकर दोस्तों हिंदू धर्म की ओर न आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। हिंदू धर्म में उस समय कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ आ गई थी, जैसा कि आप सभी को पता है। जाति प्रथा को लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों ये कुरीतियाँ समाज में कभी से चलती आ रही हैं। इसलिए इसके विपरीत बौद्ध धर्म की उदारता एवं प्रगतिशीलता से वे काफ़ी प्रभावित और आकर्षित भी हुए थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं, इन रॉक एडिक्ट्स हैं, उनमें संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें से कौन सा सम्मिलित इसमें है, कौन सा शिलालेख है। तो दूसरा और 13वां शिलालेख जो दोस्तों, जो एक में 13वें में तो कलिंग का दोस्तों आपसे भी जानते हैं युद्ध का वर्णन था, और इसमें जो है संगम राज्य के विषय के बारे में ये बताते हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख से हमें संगम राज्य, चोल यानी चेर, केरल पुत्र, पांड्य एवं सत्य पुत्र की जानकारी मिलती है। पहले अभिलेख में तो पशुबलि की निंदा की गई है। दूसरे जो माफ कीजिएगा 10वें में ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है।
11वें में धम्म नीति, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। धम्म की नीति जो है ना बहुत बड़ी पूछता है। तो 11वें में धम्म नीति की व्याख्या एवं 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख है। 13वें में जो है ना कलिंग के युद्ध का, कलिंग राजा खारवेल के साथ जो युद्ध किया गया था उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला रहेगा निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। तो आजकल दोस्तों क्वेश्चंस जो ना जो भी एग्जामिनर डालता है इस प्रकार के क्वेश्चन डालता है, या तो सम्मिलित डालेगा इनमें या नहीं डालेगा। तो राइट आंसर इसका देखिए इसी प्रकार से ऑप्शन देगा, 1 2 3 4 ठीक है, 3 2 ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका देगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा 1 3 और 4 आपके ठीक रहेंगे। कौन से सही सम्मिलित हैं 1 3 और 4। बुक दी गई है देखिए मृच्छकटिगम, ये सुंदरक की है। बुद्ध चरित्र की दोस्तों आपकी अशोक घोष वगैरह की ये रहेगी, तो वो सुबंधु की नहीं रहेगी। मुद्रा रक्षक आपकी विशाख दत्त की है और हर्षचरित बाण भट्ट की। तो बुद्ध चरित्र जो है वो अशोक घोष की रहेगी, ना कि वो सुबंधु की। तो 1 3 4 इसमें ठीक है। मृच्छकटिगम के रचयिता शूद्रक, मुद्रा रक्षक के रचयिता विशाख दत्त और हरिश्चंद्र के रचयिता बाण भट्ट थे, जबकि बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना अशोक घोष ने की थी। ये आपका नीचे आ चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद क्या, मतलब ये वस्तुओं से रिलेटेड है क्या, पहले सोने के सिक्के आए या चांदी के सिक्के, इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये आपके 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले कालक्रम के हिसाब से लाना है हमें। तो राइट आंसर रहेगा डी, यानी कि 4 3 2 1। उल्टा अगर इसे हम लगाएंगे तो रहेगा सबसे पहले नगरीय संस्कृति, यानी कि देखिए हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे जिक्र नहीं है। नगरीय संस्कृति जो ना वैदिक जो आए थे वैदिक जो दोस्तों, तो नगरीय सभ्यता का बसाया था। फिर लोहे का हल, धीरे धीरे लोहे की सब जो है ना, लोहे से हड़प्पा सभ्यतावासी तो परिचित नहीं थे क्योंकि तांबा मुख्य धातु थी, तो लोहे से सभ्यता से परिचित हुए। उसके बाद बात करता हूँ आहत, यानी मुद्रा जो चांदी के सिक्के उन्होंने चलाए, और फिर उसके बाद कहीं जाकर सोने के सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो उल्टा ये रहेगा 4 3 2 1 राइट आंसर रहेगा। जो है ना भारत में से आने का कालक्रम इस प्रकार है, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा और सोने के सिक्के। देखिए नगरीय संस्कृति आपसे भी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता और जो आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता थी, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी जो नगर बिल्कुल सटीक तरीके से बसाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता में जैसे समकोण पर सड़कें काटती थी, जल निकासी की व्यवस्था उत्तम थी, तो इस प्रकार से ये रहेगा। उसके बाद लोहे का हल उत्तर वैदिक युग में पाया गया। आहत या चांदी मुद्रा के सिक्के जो थे वो बुद्ध युग में शुरू हुए, और सोने के सिक्के जो मौर्योत्तर युग में सबसे ज़्यादा आए। उसके बाद बात करते हैं, ये 2 कथन दिए गए हैं एक दूसरे को, देखिए पहले 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। दोनों वक्तव्य सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण करने हैं और उनका आंसर चुनना है। कथन ए है, अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक एवं समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, जबकि कारण आर क्या है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर श्रम सृष्टि के विचारों का प्रसार किया। क्या कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, देखिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्या ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, सही से स्पष्टीकरण है, इस प्रकार से क्वेश्चन ऑप्शन में रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा आंसर ए। देखिए ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि अशोक ने जो ना दोस्तों धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा सामाजिक समरसता को अधिक महत्वपूर्ण दृष्टि दी थी, और जो ना जो उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समष्टि के विचारों का प्रसार किया था। नहीं ए जो है ना दोस्तों, आर जो ए है वो आर का सही स्पष्टीकरण है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, नहीं सही व्याख्या ये करता है। उसके बाद देखिए अशोक ने अभिलेखों के बीच सामाजिक सामंजस्य पर बल देते हुए समानता निष्पक्षता का संदेश दिया था, न कि धर्म के प्रोत्साहन का। हालांकि उसने दोस्तों धर्म का प्रचार प्रसार जरूर किया था, क्योंकि अपने पुत्र संघमित्रा और अपनी पुत्री को भी दोस्तों जो न श्रीलंका उसने भेजा था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है। लोथल, एक प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का धर्मोपदेश, राजगीर, असम, सितम, नालंदा। तो ये आपका मिलान करना है सही। राइट आंसर देखिएगा कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन आपके इसी प्रकार दिए गए हैं नीचे। तो सी, यानी कि 1 2 और 4 ठीक है, यानी दूसरा गलत है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश नहीं था दोस्तों, बल्कि सारनाथ में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। श्रावस्ती सबसे पहला धर्म उपदेश देने वाला स्थान था दोस्तों। तो देखिए लोथल तो आपका एक बंदरगाह था, ठीक है, यानी कि प्राचीन गोदी क्षेत्र बंदरगाह था। राजगीर में तमसीर है, और नालंदा में बौद्ध धर्म का जो नाम महान पीठ था, विश्वविद्यालय था। तो सारनाथ रहेगा सबसे ज़्यादा उपदेश, ना कि प्रथम उपदेश। नीचे है आपका देखिएगा प्राचीन गोदी क्षेत्र लोथल, बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मोपदेश सारनाथ, यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे अशोक का स्तंभ शीर्ष रहेगा सारनाथ, और बौद्ध अधिगम का महान पीठ रहेगा नालंदा। उसके बाद अगला बात करता हूँ मैं, भारतीय अभिलेखों में कौन से एक में खाद्यान्न को देश के संकट काल
और उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम जो शाही आदेश है वो कौन सा था। अगर वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और डेली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सोहगोरा ये आपके अभी जो है ना दोस्तों ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो है ना खाद्यान्न को देश के संकट काल हेतु सुरक्षित रखने के बारे में जो शाही आदेश था वो था। तो राइट आंसर इसका रहेगा, एक सेकंड रुकिएगा, तो 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए, यानी कि जो सोहगोरा ताम्रपत्र। अशोक के सोहगोरा तथा महास्थान अभिलेखों से पता चलता कि अकाल के समय, यानी जब अकाल पड़ता था उसके समय राज्य कोषागार से अन्न वितरण किया जाता था, यानी अन्न वितरण किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है। ये 4 ऑप्शन आपके हैं दोस्तों, इनमें से आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो जो अष्टांग मार्ग की संकल्पना हुआ धर्म चक्र परिवर्तन सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा। बुद्ध ने संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना की थी, जिसे बुद्ध का मध्य मार्ग कहा गया था, जिस पर चलकर निर्माण की प्राप्ति संभव है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था तो भारतीय व्यापारी अधिकारी जो न किस पर निर्भर हो गए थे। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर भारतीय निर्भर हो गए थे। ईसा की 3री शताब्दी में दोस्तों जब ऊँटों का व्यापार जो न रोमन साम्राज्य से समाप्त हो गया था तो भारतीय जो अधिकारी व्यापारी हैं वे दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। उसके बाद है निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, तो इनका सही कालक्रम लगाना, कौन पहले आया कौन उसके बाद फिर इस तरीके से। तो इनके कालक्रम का सही आपके ये ऑप्शन है, तो राइट आंसर रहेगा बी, 3 1 4 2, यानी सबसे पहले मेगास्थनीज आया, फिर फाहियान आया, फिर उसके बाद हेनस्वांग आया और फिर आया इत्सिंग। ये राइट आंसर रहेगा 3 1 4 2। सबसे पहले देखिएगा कालक्रम, मेगास्थनीज आया, फिर फाहियान, फिर हेनस्वांग, फिर इत्सिंग। तो मेगास्थनीज देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, हेनसांग हर्षवर्धन के काल में और इत्सिंग जो ना 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद आया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में एक सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो राइट आंसर इसका रहेगा डी, मगध। दोस्तों जो अपना बात करते हैं, आपने रियासत तो बाद में आई हैं, जो जनपद हुआ करते थे जिनमें मगध सबसे बड़ा, यानी जो 6ठी शताब्दी पूर्व थी एक तरीके से जो जनपद हुआ करते थे उनमें सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली जो राज्य था, एक तरीके से जनपद बोल लूँ मैं तो मगध जनपद ये सबसे शक्तिशाली था और सबसे बड़ा था। तो मगध राइट आंसर रहेगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर या राज्य जो वो मगध था। मगध का 16 महाजनपदों में से 16 जो महाजनपद थे दोस्तों, उनमें से सबसे शक्तिशाली होने का मुख्य कारण था वहाँ की भौगोलिक दशाएं। इसके अतिरिक्त जो ना सुयोग्य एवं महत्वाकांक्षी राजा भी जो ना जो मगध के नेतृत्व में ही एक शक्तिशाली होने का ये भी मेन कारण था कि सबसे शक्तिशाली राजा, महत्वाकांक्षी राजा, और इनका एक भौगोलिक कारण था क्योंकि जहाँ का वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें भी एक जो कारण था शक्तिशाली होने के पीछे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत का एक यूनानी राज्य कौन सा था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया। जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य एक बैक्टीरिया था। उसके बाद है आर्य शब्द इंगित किसको करता है। तो आर्य किसको इंगित करता है, ये करता है भाषा समूह को। आर्य शब्द दोस्तों भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और संस्कृत जो है ना बहुरूपीय परिवार का हिस्सा है। इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में कई शब्द एक जैसे थे। 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था तो एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था, किस एक बंदरगाह से संचालित होता था। राइट आंसर रहेगा ए, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति या फिर ताम्रलिप्त बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन काल का शहर था जिसे वर्तमान भारत में ताम्लुक से समर्थित किया जाता है। ताम्रलिप्ति आरंभिक ऐतिहासिक भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का एक प्रमुख नगरीय केंद्र रहा। यहाँ से व्यापार सिल्क रोड से उत्तरापथ होते हुए व्यापारिक मार्ग से मध्य पूर्व और यूरोप में होता था। समुद्री रास्ते से बाली, जावा और सुदूर से पूर्व यहाँ पर व्यापार होता था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन दिया गया है पंडिनियन क्लिकनुक समूह जो एक ग्रुप है दोस्तों की अहम एक
एवं पूरम कविता संरचनाओं का एक अनुवर्तन है। इसके दो अब कथन दिए गए हैं। ये कथन ए था, उसके बाद कारण आर। उन्हें प्रमुख संगम रचना के विपरीत उत्तर रचनाओं में सम्मिलित किया गया था। तो इसमें दिया गया है नीचे क्या उत्तर कौन सा सही है और कौन सी उसकी व्याख्या सही है। तो ये आपके चार ऑप्शन है, नीचे राइट आंसर है ए और आर दोनों कथन सही, यानी जो कि पंडिनेन क्लिकनु समूह की एक अहम एवं पूर्व कविता संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। इन दोनों की कविताएं और रचनाएं एक अनुवर्तन है, इनका एक समूह है। उसके बाद उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। यानी ए जो ना ए और आर दोनों तो सही हो गए, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या, यानी जो दूसरा आर है वो कहीं ना कहीं उनके विपरीत जो उनकी जो व्याख्या की गई है वो ए, यानी कि जिनके जो समूह है उनकी व्याख्या की गई है। तो दूसरा जो आर है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। देखिए, संगमकालीन शिक्षाप्रद कविताओं को क्लिशनुसुक किलुकनकु कहा जाता है। ये 18 विभागों में विभाजित थे, जिन्हें तिरुकुरुल एवं नाडियार हैं। अहम व पूर्व कविताएं किलकनुक उत्तर संगम काल में लिखी गई थी, इसलिए ए की व्याख्या आर सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपका आंसर करना है दोस्तों। कथन है जैन धर्म ने अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। इसका कारण आर है, कृषि में कीटों एवं पेड़ों की हत्या होना शामिल था। तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर करना है। नीचे चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आप आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। कल जब वीडियो क्लास आएगी तो जिसके आंसर आपको सही मिलेंगे उनको दोस्तों एक बार फिर से उनका नाम लिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि जिसका भी गलत आंसर भी आएगा उसको भी समझाया जाएगा। फिर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।